हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय न्यू चैनल इंजीनियर्स लेसन। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर इंजीनियर्स लेसन। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसी सर्किट के बारे में, एसी आरएलसी सर्किट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका थ्योरी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता मैं इसको थ्योरी दिखा देता हूँ, उसके बाद मेन इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग जाएंगे। तो थ्योरी, इसका जो मेन थ्योरी है वो बेस्ड है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जो हम लोगों ने क्लास 12 स्टैंडर्ड में सीखे थे ना, ए प्लस जे बी देन ए माइनस जे बी, उसके मॉड क्या होती है, उसके एंगल क्या होते हैं, वो सारे के ऊपर ही मेनली इसका थ्योरी डिपेंडेंट है। और मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी बहुत जो थ्योरी है इनकी वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके प्रॉब्लम में हम लोग जाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस कि एसी सिग्नल कैसे होती है और उसका क्या क्या कंपोनेंट रहता है, पहले वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपको एसी वोल्टेज लिखा हुआ है वो है मान लीजिए VT, दैट इज वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट VT। एसी में क्या होता है ना, जैसे डीसी में देखिए, डीसी में जो होते हैं आपकी जो भी क्वांटिटी होती है, जो पैरामीटर होती है, वो हो गई आपकी वोल्टेज, हो गई आपकी करंट, जो भी है वो टाइम के ऊपर कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए 10 वोल्ट या 15 वोल्ट या 2 एम्पियर या 5 एम्पियर या 8 एम्पियर, जो भी आप बोले, इफ इट्स एन 8 एम्पियर तो वो 8 एम्पियर थ्रू आउट द टाइम 8 एम्पियर ही रहेगा, पॉजिटिव 8 एम्पियर रहेगा। अगर आप बोले कि 15 वोल्ट तो वो थ्रू आउट द टाइम 15 वोल्ट में ही रहेगा, दैट इज योर डीसी वोल्टेज। तो हम लोग एसी में उसका क्या डिफरेंस होती है, एसी में आपका जो वोल्टेज या करंट होती है ना, वो बाय टाइम वो चेंज होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, साइनसॉइडली ऑसिलेट करता है। तो उसका फंक्शन पहले देखेंगे क्या होती है और उसके ग्राफ क्या होता है, पहले हम लोग वो यहाँ पे देख लेंगे। तो मान लीजिए आपको वोल्टेज लिखा हुआ है VT, दैट इज अ वोल्टेज वेरिएबल ऑन T। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखते हैं VM साइन ओमेगा T माइनस थीटा। ये आपके एक वोल्टेज के इक्वेशन हो गई। और अगर आपने मान लीजिए करंट का इक्वेशन लिखा तो सेम ही आएगा, दैट इज योर IT इक्वल टू मान लीजिए IM साइन ओमेगा T माइनस थीटा। ये हो गया आपके वोल्टेज की इक्वेशन, ये करंट की इक्वेशन। तो इसमें किसको क्या बोलते हैं, पहले हम लोग इसको जरा इसका फिगर देख लेते हैं कैसे होंगे। तो ये आपके ग्राफ हो गई, मैं आपको V वाला दिखा रहा हूं, I वाला सेम ही होगा। तो दिस इज योर VT एक्सिस एंड दिस इज योर टाइम एक्सिस। तो इसके ऊपर अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये प्लॉट आपका ऐसा आएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो हाईएस्ट पीक है ना, दैट इज, ये देखिए दोनों तरफ सेम ऑसिलेट कर रहा है इतना तक। तो दिस पीक इज VM, ये हो गया आपके प्लस VM, ये हो गया माइनस VM। मतलब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल का मैक्सिमम वोल्टेज होगी VM और मिनिमम वोल्टेज होगी माइनस VM। ये पार्ट आपका हो गया ये VM एंड ये पार्ट आपका हो गया माइनस VM। तो ये प्लस VM से माइनस VM के बीच में ये सिग्नल अप एंड डाउन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या आपका VM साइन होगी क्योंकि ये साइन कर्व है। अच्छा, ओमेगा T, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा का इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी f, उसको अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपको ओमेगा आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है ना, घर की सप्लाई, वो सप्लाई आपका फ्रीक्वेंसी भी जो रहता है वो 50 हर्ट्ज रहता है। हमारे जो घर की सप्लाई होती है दैट इज योर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, दिस इज योर हाउस अप्लायंस सप्लाई। तो ये 50 हर्ट्ज जो है दैट इज योर f, दिस f इज योर 50 हर्ट्ज। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा क्या होगा, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा दैट इज योर ओमेगा। ओमेगा का यूनिट क्या होती है, ओमेगा का यूनिट होती है आपका रेडियंस पर सेकंड। रेडियंस पर सेकंड, f का यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, f का यूनिट होती है हर्ट्ज, ओमेगा का यूनिट होती है आपका रेडियंस पर सेकंड। तो अगर हर्ट्ज को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को ओमेगा मिल जाएगा। तो हम इसके हिसाब से ओमेगा को निकाल सकते हैं। इसको ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये थीटा क्या होती है, थीटा इज योर फेज, थीटा इज योर फेज एंगल ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस वोल्टेज। तो इसके लिए देखिए ये सिग्नल इतने पीछे से शुरू हो रहा है, ये पॉइंट अगर यहां पे रहते तो ये फेज एंगल 0 डिग्री होता, लेकिन ये फेज एंगल यहां पे है तो ये थीटा तक ये लैग कर रहा है, थीटा एंगल के लिए लैग कर रहा है। तो इसके लिए ये थोड़ा पीछे से शुरू हो रहा है। तो ऐसे हम लोग एक VM sin ओमेगा t कार्व को प्लॉट कर सकते हैं। सेम फॉर IT का सेम ही होगा, बस ये VM का जगह में हम लोग IM लिख सकते हैं। तो ये IT और VT का जो कार्व होगा
वो हम लोगों ने देख लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली पार्ट है वो पार्ट हम लोग थोड़ा देख लेंगे। अच्छा, तो अगर हमारे एक सिग्नल है Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी से माइनस थीटा, ये हमारे मान लीजिए Vt सिग्नल है, Vt इक्वल टू दिस वन। तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा? आरएमएस वैल्यू होगा Vrms इक्वल टू Vm बाई रूट टू, दैट इज योर Vrms। ये हो गई। तो अगर हम लोग इस सिग्नल को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करना चाहे, मतलब a प्लस जेबी फॉर्मेट में डिफाइन करना चाहे, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपका क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर फॉर्मेट में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने से, इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथमेटिक्स देख लेंगे। मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज योर a प्लस जेबी, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें से a हो गई आपकी रियल पार्ट एंड b हो गई आपकी इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिला के आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है a प्लस जेबी। तो इसका मॉड क्या रहेगा? इसका मॉड रहेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगी इसका मॉड। इसको हम लोग कैपिटल ए भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए इक्वल रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका एंगल क्या रहेगी? इसका एंगल रहेगा आपका थीटा, एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। इसको याद रखना, tan इनवर्स b बाई ए मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट हो गई आपकी एंगल। मान लीजिए आपके पास कहीं पे a माइनस जे बी है, तो उसके लिए अगर ऐसा रहे तो उसके लिए, इसके लिए हम लोग a को कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो माइनस भी है, तो माइनस बी का भी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस बी है ना, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इस पार्ट तो कोई चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर ए माइनस जेबी का अगर मैं एंगल ले लूं ना, तो वो थीटा आपका आएगा tan इनवर्स माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स बी बाई ए। तो एंगल पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, आपका यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका थीटा तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपका ये माइनस 30 डिग्री थे, तो सॉरी ये अगर प्लस 30 डिग्री थे, तो आपका ये भी माइनस 30 डिग्री जैसा हो जाएगा। तो ये साइन के ऊपर आपका थीटा चेंज होती है, लेकिन मॉड पार्ट कोई चेंज नहीं होती है, वो सेम रहता है। तो ये होगी आपकी एक चीज होगी आपका इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अभी मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इस हम लोग अगर आपको a प्लस जेबी में दे दें, तो हम लोग अभी a एंगल थीटा में ले सकते हैं उसको अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लेकिन आपको मान लीजिए रिवर्स में दिया हुआ है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको a एंगल थीटा में दिया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे कैसे लाओगे? तो उसको हम ऐसे लाएंगे, यहाँ पे आपको दिया मान लीजिए a एंगल थीटा, तो वो क्या रहेगा तो अगर उसको हम लोग इस जगह में लाना चाहे तो क्या चाहिए हमारे को? व्हाट इज a स्मॉल a एंड व्हाट इज योर स्मॉल b, दैट वी नीड टू फाइंड ओवर हियर। सो हम लोग यहां से ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू कैपिटल A cos थीटा एंड b इक्वल टू कैपिटल A sin थीटा। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे a प्लस जेबी फॉर्मेट में इसको ला सकते हैं। तो ये दो चीज होगी, हम लोग को याद रखना होगा, VRMS को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट जो आती है आपकी एसी के पढ़ने के लिए हमको जो मेन अभी आगे की थ्योरी चाहिए, वो है आपका हमारे जो एसी में जितने भी आपका ये आते हैं ना सर्किट एलिमेंट होती है, वो सर्किट एलिमेंट के जो इंपीडेंस होती है, हम लोग उसको थोड़ा देख लेंगे कैसे होती है। जैसे कि जब डीसी में डिस्कस करे थे ना हम लोग, तो वहां पे आपको बताए थे कि रेजिस्टेंस, वहां पे कोई इंपीडेंस नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि इंपीडेंस में ना आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये दो चीज को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन डीसी में क्या होता है ना, डीसी में इंडक्टर एंड कैपेसिटर रहता नहीं है, क्योंकि डीसी सिग्नल के लिए इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। तो उसके फाइनाइट वैल्यू के लिए उसको आउट कर देते हैं, उसको शॉर्ट या ओपन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का फिक्स वैल्यू रहता है। दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस को हम लोग वहां पे लेते हैं। तो डीसी में हम लोग ओनली रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन एसी में जब आते हैं ना, रेजिस्टेंस तो साथ रहेगा ही, उसके साथ ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर रहता है ना आपके, वो भी कुछ रेजिस्टेंस जैसा कुछ देते हैं, उसको हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं।
जो मतलब रेजिस्टेंस का जो काम वही काम करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर एसी में, जो जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। तो हम लोग अभी देखेंगे कि एसी के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, इंडक्टर के लिए क्या हम लोग को रिएक्टेंस मिलता है, कैपेसिटर के लिए क्या रिएक्टेंस मिलते हैं। तो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे जो आर है वो आर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगी। इंडक्टर का वैल्यू हमारे नॉर्मली एल होता है, हम लोग को पता है इंडक्टेंस को हम लोग एल से बोलते हैं ना, कि कोई मिली हेनरी ऐसा बोलते हैं या हेनरी ऐसा बोलते हैं। तो इंडक्टेंस के लिए हमारे वैल्यू एसी में क्या होगा, इस एल को हम चेंज करेंगे ऐसे, एक्स सफिक्स एल दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग जब इंपीडेंस में डालेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं जे ओमेगा एल, ऐसे लिखेंगे। इसका वैल्यू होता है ओमेगा एल और टोटल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जे ओमेगा एल। सिमिलरली कैपेसिटेंस के लिए हम लोग तो पता है कि सी होते हैं, जैसे माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, मिलीफैराड बहुत कम ही होती है, मेनली माइक्रोफैराड पिकोफैराड में हम लोग जाते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक्स सी दैट इज इक्वल टू 1 बाई जे ओमेगा सी। मतलब यहां पे देखिए ओमेगा एल ऐसा लिखा था, यहाँ पे 1 बाई ओमेगा सी हो गए और नीचे जे आ जाएगा, तो 1 बाई जे ओमेगा सी यह होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी इंडक्टिव नहीं होगी ये आपकी कैपेसिटिव होगी, गलत लिखा यहां पे, ये होगी आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है आपके एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल जे ओमेगा एल एंड एक्ससी इक्वल टू 1 बाई जे ओमेगा सी। तो अगर मैं इसको एक्सएल को पोलर फॉर्म में लूं, देखिए यहाँ पे जे ओमेगा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट। आपको कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्मेट देना, ए प्लस जे फॉर्मेट में दे दे, मतलब जे जहां पे रहे, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अगर इस फॉर्मेट में दे, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्मेट, मतलब मोड और एंगल के हिसाब से दे दे, इसको बोलते हैं आपको पोलर फॉर्मेट। तो देखिए हमारे जो ये यहाँ पे जे है ना, तो दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन फॉर्मेट। तो अगर मैं इसको पोलर में लेना चाहूं तो कैसे ले सकते हैं, देखिए जे ओमेगा एल, तो जे ओमेगा एल को हम लोग लिख सकते हैं कि 0 प्लस जे ओमेगा एल, दैट मींस इसके जो ए होंगे वो क्या होगा, 0 स्क्वायर दैट इज 0 प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर रूट, दैट मींस ओमेगा एल ओनली, होल स्क्वायर का रूट जो है वो निकल जाता है, कैंसिल आउट होता है। तो इसका ए हो गया आपका ओमेगा एल एंड एंगल क्या होगा, इसकी जो थीटा होगी ना, देखिए थीटा इक्वल टू हम लोग को पता है tan इनवर्स b बाई ए। तो हमारे यहाँ पे b क्या है, ओमेगा एल, एंड a क्या है 0, तो ओमेगा एल बाई 0 दैट मींस योर tan इनवर्स इनफाइनाइट, दैट मींस योर 90 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे ओमेगा एल एंगल 90 डिग्री। ये हो गई आपकी जे ओमेगा एल का पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसी हिसाब से अगर हम लोग कैपेसिटर को देखें ना, तो ये आपका देखना आ जाएगा 1 बाई ओमेगा सी एंगल माइनस 90 डिग्री, ऐसे आपको दिखेगा यहां पे। तो ये हो गई आपकी कैपेसिटर रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस का, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, एंड ये हो गई आपकी, ये जो दोनों है ये हो गई आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन। और आर के लिए आर ही रहता है, आर के लिए एंगल 0 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये तीनों को लेके हम लोग काम करेंगे मेनली यहां पे। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे फेजर डायग्राम किसे कहते हैं, व्हाट इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हम लोग देखेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एक सर्किट है, जिस सर्किट में आपका वोल्टेज दिया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज दिया हुआ है। अच्छा, एक सर्किट में आपका एग्जांपल दिखा रहा हूं, मान लीजिए आपका एक सीरीज सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है
एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। इसके अक्रॉस आपको एक वोल्टेज V दिया हुआ है, V एंगल थीटा दिया हुआ है। तो ये आपका वैल्यू मान लीजिए R, ये होगी आपकी L, ये होगी आपकी C। तो अगर मैं इसको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे बनेगा? देखिए हम लोग को केवीएल के हिसाब से पता है टोटल जो वोल्टेज सोर्स होती है वो टोटल ड्रॉप के साथ सेम होती है। आर के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगी, एल के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगी एंड सी के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगी, वो तीनों ड्रॉप के साथ सेम होती है। तो यहाँ पे देखिए करंट तो सेम जाएगा क्योंकि ए तो आपका सीरीज में है, तो करंट तो आपका आई सेम जाएगा। तो अगर आई करंट जाए तो इसको फेजर डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? मान लीजिए इस आई अगर इस यहां से पास करे तो इस आर के थ्रू आपका ड्रॉप क्या होगा? दैट इज योर वी आर। वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, राइट? आई इंटू आर। अच्छा, अगर आपका एल के थ्रू जो ड्रॉप होगा वो होगी आपकी वी एल, दैट इज योर आई इंटू एल। के लिए हमारी जो होती है हम लोग यहाँ पे तो ओनली एल नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वो जो आपको दिखा ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो दैट इज योर आई इंटू जे ओमेगा एल, दैट इज योर आई ओमेगा एल एंगल 90 डिग्री। अच्छा, फिर सी के लिए क्या होगी आपकी? VC, दैट इज योर आई इंटू 1 बाई जे ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू माइनस आई इंटू जे बाई ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू माइनस जे इंटू आई बाई ओमेगा सी। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा आपका आई बाई ओमेगा सी एंगल माइनस 90 डिग्री। तो ये तीनों वैल्यू हमको मिल गया। तो अभी हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ये VL, VC और VR को प्लॉट करेंगे हम लोग एक फेजर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम में। तो कैसे बनेगी? ये है आपके इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज योर रियल एक्सिस। ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो यहाँ पे VR जो है वो I है, दैट इज रियल पार्ट। सो दिस इज योर VR हो गई। उसके बाद L जो है, L के लिए हम लोग को क्या मिल रहा है? आई ओमेगा एल एंगल 90 डिग्री, VL। सो VL जो है देखिए वहां पे एंगल 90 डिग्री लीड कर रहा है, दैट मींस इट शुड बी इन दिस वे, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ पे हम लोग को ये मिल गया हमारा VL, ये हो गई VL। और VC जो है वो कहां पे जाएगी? वो यहाँ पे 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ होगा। दिस इज योर VC, दिस लाइन इज योर VC। तो रिजल्टेंट क्या होगा? देखिए ये VR तो है ही, अभी VL एंड VC को मिला के हम लोग देखिए ये दो वेक्टर ऑपोजिट साइड में है, ये अपवर्ड्स है ये और ये डाउनवर्ड्स है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है और ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये दो वेक्टर ऑपोजिट साइड में, ये लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। तो रिजल्टेंट अगर मान लीजिए दो वेक्टर आपका ऐसे है, एक इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है, दिस इज योर वेक्टर A, दिस इज योर वेक्टर B। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका? A माइनस B, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर भी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो VL माइनस VC होगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो डायग्राम होगा वो आपका आएगा, ये तो आपका स्केल होगी, दिस इज योर VR एंड इसके ऊपर मान लीजिए दिस इज योर VL माइनस VC। तो टोटल जो वोल्टेज होगी एज ए वेक्टर, दिस इज VR एंड दिस इज ऑल टुगेदर VL माइनस VC। सो रिजल्टेंट वेक्टर would be this one and this is your V, this is your V। so V equal to VR plus VL minus VC, that is a vector sum, VR plus VL minus VC। ये होगी आपकी टोटल फेजर डायग्राम ऑफ दिस सिंपल सर्किट। तो ऐसे हम लोग कोई भी सर्किट के फेजर डायग्राम को इवेल्युएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इंपीडेंस के बारे में, इंपीडेंस को कैसे लिख सकते हैं। मैं इसी सर्किट को ले रहा हूं, इसी सर्किट पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ये वोल्टेज मेरा दिया हुआ है V एंगल थीटा, ये दिया हुआ है। अच्छा, तो अभी इंपीडेंस जो है दैट इज योर Z में क्या क्या रहता है? Z में आपका R भी रहेगा, R होगी आपकी रेजिस्टेंस
और एल एंड सी जो है वो एल एंड सी ना रह के, मैं तो बार बार बोल रहा हूं ना कि एसी में जो होती है ना, एल चेंज होती है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस में, सी चेंज होती है आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस में। तो टोटल क्या होगा, आर के लिए आर हो गई आपकी, प्लस एल जो है वो हमारे है क्या, जे ओमेगा एल, एंड सी के लिए होगी आपकी माइनस जे इंटू 1 ओमेगा सी। तो हम लोग यहां से अगर जे को कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी। दिस इज योर जेड, ये आपकी जेड हो गई। तो अगर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स में लेना चाहे तो क्या होगा, इसका जो जेड का वैल्यू होगा दैट इज, ये आप लोग एक्स लिख सकते हैं, दैट इज आर प्लस जे एक्स, where x इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी, ये होगी आपकी x। तो आर प्लस एक्स हमारी z का वैल्यू हो गई। तो z का मॉड, z को ये जो है अभी देखिए ये हमारे कार्टेशियन के फॉर्मेट में है, अभी z को ही ना मैं अभी पोलर में लेना चाहूं तो क्या होगा, आर प्लस जे एक्स होल स्क्वायर, दैट इज योर मॉड z इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड theta of z, that is angle of z, that would be your tan inverse x by r. So z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंगल tan इनवर्स x by r, दैट इज योर, इसको हम लोग मॉड z लिख देंगे यहाँ पे और इसको हम लोग लिखेंगे थीटा z। तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको मैंने आई को निकालने का है तो कैसे निकालेंगे, हमारे आपको पता है कि कोई भी रेजिस्टेंस, हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ना मान के ना, रेजिस्टेंस की जगह में जेड को मानेंगे, दैट इज योर इंपीडेंस। इसको बोलते हैं, इस जेड को बोलते हैं इंपीडेंस। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, इसको जेड को इंपीडेंस बोलते हैं। इंपीडेंस का ये फॉर्मूला हो गई, यहां से ये हो गया कार्टेशियन फॉर्मेट, और ये भी आपका इंपीडेंस का पोलर फॉर्मेट में आ गई हमारी। तो अगर मैं आपको आई को निकालने को बोलूं, आई को इन्वर्ट करने को बोलूं, तो आई को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग को डीसीए पता था कि ओम्स लॉ से हम लोग को मिलते हैं v इक्वल टू आई आर, सो आई इक्वल टू v बाई आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई इक्वल टू v बाई जेड, डीसी में जहां पे हम लोग उसको, डीसी में जहां पे हम लोग आर कंसीडर किए थे ना, उसी आर के जगह पे हम लोग यहाँ पे अभी जेड को कंसीडर करेंगे। आर और जेड मतलब काम से नहीं कर रहा है, आर ओनली फॉर डीसी एंड जेड एज ए जनरल फॉर एसी एंड डीसी बोथ। तो ये होगी आपकी जेड का फॉर्मूला। अब हम लोग आई को निकालना चाहूं तो आई को कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी एंगल थीटा बाई जेड एंगल थीटा जेड, ये होगी आपकी आई की फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा वी बाई जेड एंगल थीटा माइनस थीटा जेड, ये होगी आपकी आई की वैल्यू। अच्छा, तो अब इस v को कैसे निकाल ले, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया होता है, बहुत इजी रहेगा, तो यहाँ पे डाल देंगे या इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस ऐसे ना देखे ना, उसको ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, यहां से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये जो v है दैट v इक्वल टू vm बाई रूट टू, इस जो vm दिया हुआ है ना, vm को रूट टू डिवाइड करेंगे तो ये v को आ जाएगा हमारी, और थीटा जो दिया हुआ है वही यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे, यहाँ पे प्लस साइन होगा तो यहाँ पे प्लस साइन देंगे, तो हमारी v और थीटा हमारी आ गई, उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी z की फॉर्मूला। तो पैरेलल में भी हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, बस आपको जो थ्योरी दिखा दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हम लोग को देखना होता है वो है पावर फैक्टर एंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, ये दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये होगी फेजर डायग्राम। अभी हम लोग देखेंगे कि पावर फैक्टर किसको बोलते हैं। पावर फैक्टर हम लोग ऐसे देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि इंपीडेंस एंगल कैसे किसको बोलते हैं। इंपीडेंस ट्रायंगल इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग को पता है Z इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। तो अगर मैं इसी चीज को फेजर डायग्राम में प्लॉट करना चाहूं तो कैसे आएगा, यहाँ पे सेम चीज आर जो है रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज योर इमेजिनरी पार्ट। सो ये हमारी रियल क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी हो गई और ये आपका रियल क्वांटिटी हो गया।
तो आर आपका रियल क्वांटिटी है, तो ये हमारी ये हो गई आर लेंथ, वेक्टर आर वेक्टर, एंड ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी मान लीजिए दैट इज योर ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, क्योंकि देखिए ओमेगा एल तो ऊपर है और 1 बाई ओमेगा नेगेटिव मतलब वो नीचे है, तो दोनों को आपको रिजल्टेंट करके मान लीजिए ऐसा मिला, वो नीचे भी हो सकता है, मान लीजिए ओमेगा से आपका बड़ा हो ओमेगा एल से, तो ये नीचे आएगा। मैं यहाँ पे मान ले रहा हूं कि ओमेगा एल बड़ा है फॉर सिंपलिसिटी, दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉन इन अपवर्ड्स। अगर ये उल्टा है ओमेगा से, अगर मान लीजिए वैल्यू नेगेटिव आया, क्यों कब नेगेटिव आएगा, जब ये 1 बाई ओमेगा से बड़ा होगा ओमेगा एल से, तब ये नेगेटिव आएगा, तब ये लाइन नीचे आ जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं फॉर सिंपलिसिटी। तो यहाँ पे अगर तो z का वैल्यू क्या होगा, दिस इज योर z, दिस इज योर z। तो यहां पे देखिए इसको पावर फैक्टर और किसको बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल बना इस ट्रायंगल को बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, और यहां से पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, यहां पे जो एंगल बना एंगल ऑफ z वेक्टर विद द रियल लाइन दैट इज r, दैट इज योर थीटा। इस थीटा को cos ले लेना, दैट इज योर cos थीटा, दैट इज योर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इसको बोलते हैं। इस cos एंगल का थीटा ले ले तो इसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो पावर फैक्टर अगर मिल गया तो पावर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई सर्किट है, उस सर्किट में आपको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, तो आपको पूछा गया कि इसका पावर कितना होगा। तो देखिए यहां पे दो पावर होता है, एक होता है आपका एक्टिव पावर जो एक्चुअली कंज्यूम करता है, और दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर को मेनली पूछा जाता है एक्टिव पावर दैट इज पी एसीडी भी लिख सकते हैं इसको, कोई भी ज्यादातर बुक्स में इसको पी एसीडी ना लिख के इसको नॉर्मली पी लिखा हुआ है, बस सेम चीज है, दैट इज पी। ये होगी आपकी v इंटू आई इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कोई भी बुक पे इसको कॉस फाइव लिखा हुआ है, मतलब कॉस थीटा का जगह में कॉस फाइव, कॉस फाइव, तो फाइव भी पावर फैक्टर ही है। यहाँ पे इसको फाइव डिफाइन किया, इसको फाइव करेंगे, इसको फाइव करेंगे, इसको फाइव करेंगे, तो सेम चीज है, मतलब एंगल बिटवीन जेड एंड आर दैट इज योर उस एंगल का अगर कॉस ले ले दैट इज योर पावर फैक्टर। सो पी एक्ट और पी एक्टिव दैट इज योर v इंटू आई कॉस थीटा। ओके, अभी रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर P, इसको मैं REC लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू V डॉट आई v इंटू आई साइन थीटा। ये जो एंगल है इसका साइन ले लेंगे, वहां से V एंड I को मल्टीप्लाई करेंगे तो P रिएक्ट इक्वल टू V इंटू आई साइन थीटा। ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, मेनली यही पूछा जाता है आपका V इंटू आई कॉस थीटा, जो एक्टिव पावर है ना वही पूछा जाता है, और कोई भी सर्किट में जो एक्टिव पावर है वही मेन कंज्यूम होता है सर्किट में। ये जो पावर है ये रिएक्टिव पावर, ये कंज्यूम होती है, कंज्यूम होता है, रिलीज भी होती है, बिकॉज ये जो पावर है ये पावर आपका इस जो इंपीडेंस का पार्ट है इसमें आपका डिसिपेट होती है। तो इसमें देखिए ओमेगा है, ओमेगा के लिए क्या होगा, कभी ये ओमेगा तो इसका फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, पावर कभी पॉजिटिव में जाएगा कभी नेगेटिव में जाएगा, तो कोई साइकिल ऑफ पावर कंज्यूम होगा, कोई साइकिल ऑफ पावर आपका रिलीज होगा। तो टोटली ये पावर कंज्यूम नहीं होती है, जो पावर कंज्यूम होती है वो दिस पार्ट दैट इज योर एक्चुअल कंज्यूम्ड पावर दैट इज vi cos थीटा p एक्ट। तो ये मेनली आपके थ्योरी बन गई। अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। तो ये जो आपको टोटल जो चीज सिखाया यहाँ पे, तो ये आपकी मेनली इसका थ्योरी के जगह में सिखाया मैंने आपको, इसका थ्योरी ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग डिफिनेट पे दिखा था, वहां पे तो बहुत सारे थ्योरी थे, ट्रांजिएंट में भी खास कुछ थ्योरी थे, लेकिन इसमें बस इतना ही थ्योरी है। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना ये जो सर्किट का जो ये पार्ट है इसी थ्योरी, इसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फेजर डायग्राम का प्रॉब्लम है, इंपीडेंस का प्रॉब्लम होगी, पावर फैक्टर एंड पावर कंजम्पशन का प्रॉब्लम होगा, वो एक दो प्रॉब्लम हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल का इस वीडियो को पूरे देखें, फर्स्ट से लास्ट तक, कोई बिना स्किप किए हुए आप देखें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो बीच वाला प्रॉब्लम आपका छूट जाएगा, तो आप आगे वाले का जो फॉर्मूला है उसको आप मैच नहीं कर पाओगे। तो आपको मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए पूरा देखें, और अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आगे वाले जो भी वीडियो हमारे पास आएगी तो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।